अब जो हमें देखना है बच्चे, वो देखना है उदारीकरण के पीछे का दूसरा कारण। ठीक है, पहला कारण तो तुम्हें समझ में आ गया कि इंडिया ने आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वहाँ पे लाइसेंसिंग, MRTP एक्ट जैसी चीज़ें, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसीज को बहुत अधिक पावर दे देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करती हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस खड़ी करती हैं। और इसी इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस की वजह से बाद में हमारे कंट्रीज़ को भुगतान संतुलन की समस्या पैदा होती है बच्चे, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है बच्चे। और इसके बाद से जो आता है बच्चे, वो एक दूसरा कारण आता है, वो था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी बच्चे, उसने विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपने आप को क्या किया, परिवर्तित नहीं किया। तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था अपने आप को जितने तेजी से चेंज कर रही थी बच्चे, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जितनी तेजी से चेंजेस आ रहा था, उतनी ही तेजी से इंडियन इकोनॉमिक में क्या भी होना चाहिए था, चेंजेस होना चाहिए। तो चेंजेस नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में बच्चे, जिसके वजह से एक प्रकार की क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। और 80s में बच्चे, 80 के दशक में लगभग वर्ल्ड इकोनॉमिक में क्या होता है, चेंजेस आना शुरू होता है बच्चे। और बहुत सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर देती हैं, ट्रेड करना शुरू कर देती हैं बच्चे। ट्रेड में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। MNC जो कंपनी थी बच्चे 80 के पीरियड में, वो निवेश करने के लिए एकदम पागल थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी। भाई तुम देखो, चाइना अपने मार्केट को कब ओपन किया था, चाइना ने आर्थिक नीतियों को, नई जो आर्थिक नीतिज थी बच्चे, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी बच्चे, वो चाइना में कब अपनाई गई थी, चाइना ने अपने मार्केट को कब ओपन किया था, किस ईयर में ओपन किया था, ये बताया हूं मैं तुम लोगों को, सोच कर बताओ। चाइना ने अपने मार्केट को पूरे विश्व के लिए कब खोला था, किस ईयर में खोला था? क्या हो गया, शांत क्यों हो गया? अरे 1979 डेंग सियाओपिंग का पीरियड जो था बच्चे, जब वो हेड ऑफ स्टेट बना चाइना, तो उसने क्या कर दिया, भारत के साथ लड़ना शुरू किया या आर्थिक चीज़ों पर क्या बल देना शुरू किया, आर्थिक नीतियों पर फोकस करना शुरू किया। और 1979 में चाइना ने अपने बाजार को क्या कर दिया था, ओपन कर दिया। तो जो MNCs कंपनियां थी जो एशियाई देशों की तरफ देख रही थी निवेश करने के लिए, वो कहाँ पहुंची, सबसे पहले चाइना में पहुंची। और चाइना में निवेश हुआ, चाइना ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया बच्चे। आप 90 के बाद शुरू कर रहे हैं, और चाइना क्या करना शुरू कर दिया, 80 के दौर में किया। तो आपसे 10 साल आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आप 10 साल पीछे काम शुरू कर रहे हैं, और वो आपसे 10 साल पहले आगे काम करना शुरू कर दिया। तो वो हर समय क्या होगा, आपसे आगे ही होगा ना बच्चे। इसी में जितने भी पूर्वी एशियाई जो देश थे बच्चे, ईस्ट एशियन जो नेशंस थे बच्चे, आसियान जो देश थे, उसमें से बहुत सारे देशों ने क्या कर दिया था, वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाना शुरू कर लिया था बच्चे। और इस वजह से छोटे छोटे देश जो थे, पूर्वी एशिया के जो देश, जिसको ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं, उनका बहुत तेजी से भी क्या हुआ बच्चे, एक प्रकार से विकास हुआ था बच्चे, ठीक है ना। ये चीज़ें जनरलाइज हुई थी बच्चे। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो एशियाई देश थे, अपने आप को तो वो क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, चेंज कर लिया। लेकिन भारत जो था बच्चे, वो अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ उतनी तेजी से चेंज नहीं कर पाया जितनी तेजी से ईस्ट एशियन नेशन करते हैं, पूर्वी एशियाई देश करते हैं बच्चे। ये भी एक कारण था जो भारत के लिए अर्थव्यवस्था में, यानी इंडियन इकोनॉमिक में क्या कर देता है बच्चे, प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है, प्रॉब्लम जो है वो खड़ा कर देता है बच्चे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों को अपनाना पड़ता है बच्चे। दूसरा कारण समझ में आया। थर्ड जब आओगे बच्चे, तो तीसरा जो लिखा गया है कि आर्थिक क्षेत्र में तीसरी समस्या तो जो थी वो राजनीतिक रूप से उत्पन्न हुई बच्चे। 90 का समय देखना, और 90 के समय में देखोगे बच्चे, जो सरकारें थी केंद्र में, उनका कार्यकाल देखकर ना तुम चौंक जाओगे। गठबंधन की सरकारें होती थी, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल में क्या होती थी, गिर जाती थी। और इसके वजह से क्या हो गया, 1989 में भारत में भुगतान संतुलन की समस्या पैदा हुई बच्चे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और भारत के पास अब इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी डॉलर नहीं था कि वो आगे के कुछ दिनों के लिए बस उसके पास डॉलर था बच्चे, अगले 7 दिनों के लिए उसके पास ही डॉलर था कि वो बाहर के देशों से
क्रूड ऑयल क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता था, और उसके बाद उसके पास इंपोर्ट करने के लिए कोई दूसरी मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए इंडिया के पास डॉलर ही नहीं था। मजबूरन भारत के ऊपर एक प्रकार से क्या हो गया, दूसरी कंट्रियों का उधार हो गया बच्चे, और उस उधार को भारत ने सेटल करने के लिए बच्चे IMF और वर्ल्ड बैंक से 7 बिलियन US डॉलर क्या हुआ, लोन के रूप में लिया। 7 बिलियन US डॉलर दिया गया था IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा बच्चे, और जब 7 बिलियन US डॉलर IMF और वर्ल्ड बैंक ने दिया, साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को बोला कि आपको अपने देश में LPG को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, स्वीकार करने से मना करोगे, उनका पैसा लेने से छोड़ दोगे। पहले तो पैसा होता तब तो मना ही कर देते, लेकिन हमारे पास समस्या थी तो हमने क्या किया, पैसा जब लिया तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ा बच्चे, LPG जैसे मॉडल को क्या करना पड़ा था, अपनाना पड़ा था। तो ये भी एक कारण था कि राजनीतिक समस्या, और राजनीतिक जो समस्याओं में क्या हो रहा था कि जितने भी राजनीतिक दल आए केंद्र में बच्चे, सेंटर में आए या स्टेट गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ना बच्चे, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत होती है बच्चे। लोक लुभावन नारों की जरूरत नहीं होती कि नारों के द्वारा, स्लोगन के द्वारा आप अपनी इकोनॉमी को चला सकते हो। स्लोगन से इकोनॉमिक्स नहीं चलती है। इकोनॉमी को चलाने के लिए आपके पास बेहतर पॉलिसीज होनी चाहिए, और उसी बेहतर पॉलिसीज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकते हो। और उस समय जो राजनीतिक दल थे बच्चे, आय से, जो उनकी आय होती थी, मतलब सरकार को जो राजस्व मिलता था जनता के द्वारा, जो टैक्स मिलता था, उस टैक्स से कहीं अधिक पैसा जो थी बच्चे वो सरकार क्या करती थी, खर्च करती थी। ये चीजें जर्नलिस्ट वहां पे देखा गया था बच्चे। इसके वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई। यानी जो केंद्र में राजनीतिक दल आए पावर में बच्चे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जनता को खुश करने के लिए ना बेफालतू की चीजों पे खर्च करना शुरू किया। जो उनका बेफालतू का खर्चा था बच्चे, उसके बारे में उन्होंने ये नहीं सोचना शुरू किया कि बेफालतू के जो खर्च हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, इसको सेटल करने के लिए मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स को उन्होंने क्या किया, तैयार ही नहीं किया। जिसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होनी शुरू हुई बच्चे, गर्त में जानी शुरू हुई। इसके वजह से हमारे ऊपर दूसरे देशों का कर्ज हो गया बच्चे, दूसरे देशों से हमें मदद लेनी पड़ी। और सिंपल सी बात है बच्चे, जब तुम किसी से मदद लेते हो तो मदद किसी शर्त के आधार पर तुम्हें देता है, और उस शर्त को आपको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है बच्चे। इस तरह की समस्याएं क्या हुई, खड़ी हुई बच्चे। दूसरी चीजें, सरकार ने सब्सिडी में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। मैंने वही बोला ना कि जिस साल चुनाव होगा बच्चे, अब जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, ठीक है। अब देखना इस कोरोना वायरस की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं बिहार में, उसको हल करने के लिए बिहार समझ देखना सरकार किस प्रकार से जनता को लोक लुभावन क्या करेगी, नारे देगी, और उस लोक लुभावन नारे पे जनता क्या करेगी, सरकारों को वोट करती है। वो बेसिक चीजों की मांग ही नहीं करेगी, ठीक है, संरचनात्मक चीजों की मांग नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किन चीजों की मांग करनी चाहिए। जिन लोगों को पता है वो मांग करते नहीं है। तो अभी तुम देखना बिहार में चुनाव होगा, और उस चुनाव में बिहार सरकार बिहार के किसानों की सब्सिडी माफ करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करेगी, किसानों को जो कर्ज दिया गया वो माफ की जाएगी। तो उसकी वजह से बिहार का राजस्व जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो बिहार का जब राजस्व कम होगा तो आगे बिहार सरकार को अगर कोई काम करना पड़े बच्चे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह से भारतीय सरकार ने यही गलती 89 और 90 के दशक में करना शुरू की थी बच्चे, उससे पहले। और 90 तक आते आते समस्या इतनी जटिल हो गई कि उस समस्याओं को हल करने के लिए बच्चे हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से क्या करना पड़ा, मदद लेना पड़ा बच्चे। और दूसरा 2 कारण मैंने बता दिया, एक तो सब्सिडी, तीसरा समस्या था बच्चे खाड़ी संकट, ईरान इराक युद्ध, ठीक है ना, सऊदी अरब कतर के ऊपर, कतर पे एक तरफ पे क्या कर देना, ठीक है, ईरान के द्वारा इराक के द्वारा क्या करना, हमला करना, बाद में इराक ईरान युद्ध हो जाना। तो जो खाड़ी संकट था बच्चे, उस खाड़ी संकट ने इस प्रकार की समस्या पैदा की कि जो बाहरी देश थे, जो भारत में निवेश कर रखे थे पैसा, उन्होंने अपना पैसा क्या करना शुरू कर दिया, भारत से निकालना शुरू कर दिया। तो भारत की इकोनॉमिक में जो उनका पैसा था, जैसे ही निकला, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तुरंत नीचे आ गई बच्चे। तो ये भी एक रीजन होता है कि जिस देश में काम करने वाले दूसरे देश के लोग होते हैं बच्चे, जब उस देश से अपनी पूंजी निकालना शुरू करेंगे ना, तो उस देश की जो मुद्रा होती है, उसकी खुद की जो मुद्रा होती है,
उस मुद्रा का मूल्य प्रतिदिन क्या होने लगता है बच्चे, कम होने लगता है, यानी उसकी करेंसी जो है वो डीवैल्यूएट होने लगती है। तो जो गल्फ क्राइसिस था बच्चे, उस गल्फ क्राइसिस ने भी क्या कर दिया, लिबरलाइजेशंस को एडॉप्ट करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था, और कहीं ना कहीं हमने लिबरलाइजेशंस को क्या किया था, एडॉप्ट किया था बच्चे। आई बात समझ में? आगे आओगे तो उदारीकरण का मतलब बताया गया है बच्चे, लिबरलाइजेशन। वहां तो मैंने कारण बताया कि उदारीकरण के अपनाने के पीछे के क्या कारण थे, तो समझ में आया कारण? समझ में आया नहीं? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो बता लोगे कारण, क्या क्या बताओगे? हाँ, खाड़ी संकट, एक तो राजनीतिक कारक हो ही गए ना बच्चे। राजनीतिक कारक में तुम बता दो कि सरकार के द्वारा अपना बेफालतू का खर्च करना, सब्सिडी देना, ब्याज माफ़ कर देना, लोन माफ़ कर देना, ठीक है। खाड़ी संकट जो हुआ बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं समस्या क्या करती है, पैदा करती है। दूसरा बता देना कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से परिवर्तित हो रही थी, उतनी तेज़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाई, ये एक कारण है बच्चे। दूसरा, पहला कारण में ये बचा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी बच्चे, उसमें एक प्रकार से क्या कर दिया गया था कि हर एक कार्य करने के लिए लाइसेंस, कोटा और इस तरह की चीज़ों की क्या हो रही थी, आवश्यकता पड़ रही थी, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या पहुंचता है बच्चे, नुकसान पहुंचता है। आई बात समझ में? उदारीकरण का मतलब ये होता है बच्चे, जहाँ पे औद्योगिक नीतियों में क्या करना, परिवर्तन करना। औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन का मतलब ये था बच्चे, जो नेहरू और महालनोबिस मॉडल था बच्चे, उसमें लगभग बहुत सारे उद्योग जो थे वो आरक्षित कर दिए गए थे कि सारे उद्योग जो लगाए जाएंगे वो किसके द्वारा लगाए जाएंगे, राज्य सरकारों के द्वारा। लेकिन उदारीकरण नीति में था कि ये सारे जो उद्योग हैं बच्चे, जो सार्वजनिक उद्योग हैं बच्चे, उसमें से सिर्फ 3 उद्योग को छोड़कर बाकी के सारे उद्योग किसके द्वारा किए जाएंगे, निजीकरण के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। तो संख्या में जो थी बच्चे वो क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। जैसे इंडस्ट्रीज एक्ट है बच्चे 1956 का, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी बच्चे जो किसको लगानी थी, सरकार को लगानी थी, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को लगानी थी। उतनी इंडस्ट्रीज लग नहीं पाई बच्चे। तो जब उदारीकरण के मॉडल को जब हमने अपनाया तो बच्चे, तो 17 इंडस्ट्रीज में से सरकार ने 3 इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा कि ये इंडस्ट्रीज को हम ही मैनेज करेंगे, बाकी के इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर क्या हो सकता है, आ सकता है। तो तुम देखो सभी सेक्टरों में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो है वो आ रहा है। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि पहले, उदारीकरण का मतलब ये बताना किसी को कि उदारीकरण को अगर समझाना है तो ये बताना किसी को कि अगर कोई उद्योग आप लाइसेंस लेकर कर रहे हैं बच्चे, यानी कोई उद्योग अगर आपको शुरू करना है और उस उद्योग को शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो उस नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। यानी किसी कार्य को करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, उसे ही क्या बोला जाता है, उदारीकरण बोला जाता है, ठीक है। निजीकरण में क्या बताओगे, प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी जो कंपनियां थी बच्चे, सरकार ने अपने शेयर किसको दे दिए, निजी को दे दिए। मतलब अपने क्षेत्र को क्या कर दिए, अपने, मतलब कहने का मतलब ऑनरशिप्स को क्या करना, ट्रांसफर कर देना ही क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। ऑनरशिप्स को ट्रांसफर कर देना क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। मतलब पहले तुम्हारा पास तुम्हारा खुद का एक उद्योग था, लेकिन तुमसे वो उद्योग नहीं चला, तो पहले तुम उसके ऑनर थे, लेकिन जब तुम्हें नहीं चला तो तुम अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए तुमने बोला कि एक काम करिए भानु सर, ये उद्योग आप मुझसे ले लिए, उसके बदले में मैंने तुम्हें क्या कर दिया, पैसा दिया, और उस पैसे के बदले ऑनरशिप्स मैंने क्या कर लिया, तुमसे ट्रांसफर करवा लिया। इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो जितने भी सरकारी उद्योग थे बच्चे, उस सरकारी उद्योगों में जो सरकार के पास शेयर थे, सरकार का जो पैसा था, सरकार ने वो शेयर जो थी कंपनी का वो किसको दे दिया, प्राइवेटों को दे दिया, और प्राइवेटों से क्या कर लिया, सरकार ने अपना पैसा ले लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। यानी मालिक का क्या होना, बदलना जो होता है वो क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है बच्चे। आई बस समझ, पहले तुम मालिक थे, अब कोई मालिक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, किसी दूसरे को क्या कर दिया तुमने, मालिक बना। तो ये क्या होता है बच्चे, प्राइवेटाइजेशन होता है। वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब अपने बाजार को दूसरे देशों के लिए खोल देना ही क्या है बच्चे, वैश्वीकरण है। अगर कोई तुमसे पूछा है कि वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब अपने बाजार को मैंने दूसरे देशों के लिए खोल दिया और दूसरे देशों ने मेरे लिए अपने बाजार को क्या कर दिया है, खोल दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं।
तो जो वैश्वीकरण होता है बच्चे, इस वैश्वीकरण के वजह से क्या होती है, एक निर्भरता क्रिएट होती है बच्चे, एक डिपेंडेंसीज जो होती है वो क्या होती है, क्रिएट होती है, कि जो विकसित देश होंगे वो विकासशील पे, और विकासशील जो देश होंगे वो विकसित देशों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं बच्चे। अब तो बता सकते हो ना कि उदारीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और वैश्वीकरण में आपको क्या करना पड़ा, जितने भी अपने बॉर्डर को, अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए, जितने अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए, बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जितने भी प्रकार के आप टैक्स लगा के रखते हैं ना बच्चे, वो सारे टैक्स आपको क्या करना होता है, हटाना होता है। जैसे ही सारा टैक्स हट जाएगा तो दूसरे देश की कंपनियां आपके बाजार में आकर क्या करेंगे, बेचेंगे। 90 से पहले सोचो बच्चे, क्या एडिडास अपने जूते भारत में बेचता था? 90 से पहले क्या एडिडास, प्यूमा, रिबॉक अपने जूते बेचते थे? तुम लड़कियां मैडम के कपड़े पहनती हो, लिवाइस के पहनते हो, और भी बहुत सारे डब्लू का ब्रांड है बच्चे, ठीक है, और एलिया, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं जो एक तरह से क्या है, फॉरेनर ब्रांड है। क्या उनके कपड़े पहले आप 90 से पहले पहन पाते थे? पहले तो 90 से पहले तो जो भारतीय कंपनियां थी वही बना कर देती थी, लेकिन भारतीय कंपनियों को अब हम लोग क्या होता है, इंडियन कंपनी के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं या जो विदेशी कंपनी है उनके कपड़े ज़्यादा पहनते हैं? विदेशी कंपनी। तो विदेशी कंपनियां इतने सस्ते दर पे अगर अपने कपड़े बेच पा रही है बच्चे भारतीय बाजार में, तो किस वजह से बेच पा रही है? जो टैक्स पहले वो देती थी वो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, तो अपनी लागत पे, अपनी जो उसकी बनाई हुई लागत है उसे थोड़ा सा प्रॉफिट रख के क्या कर रही है, चीज़ों को मार्केट में बेच रही है। और सभी लोग क्या हो रहा है एकदम, भाई देखो जूता जो है एकदम रिबॉक का, उसे स्टेटस का भी पता चलता है, प्यूमा का है भाई, स्केचर्स का है, ठीक है, एडिडास का है, कपड़े मैडम्स के हैं, इसके हैं, उसके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो उसमें क्या है, फॉरेन कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट लड़कियां यूज़ करती हैं उसमें भी तुम देखो क्या है, पहले इंडियन प्रोडक्ट इतने बनते थे नहीं, बनता था, ठीक है, लेकिन अब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है बच्चे, वो कितनी फॉरेन कंपनियां जो हैं वो इस मार्केट में बेच रही हैं आकर। वो पॉसिबल कैसे हुआ, इतना बड़ा मार्केट उनको जो मिला, ठीक है, वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बाजार का हमने क्या कर दिया, ग्लोबलाइज किया, वैश्वीकरण किया बच्चे, और जितने भी प्रकार के टैक्स थे उस टैक्स को हटा दिया। उससे क्या हुआ कि एक हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ गया। लाइफ स्टाइल में चेंजेस क्या हुआ कि पहले लोकल ब्रांड हम पहनते थे, अब क्या हो गया, हम ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। तो दोस्त भी अब हमारे जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। और जिस सोसाइटी में मेरा उठना बैठना होगा वो भी ब्रांडेड होगा। खाना पीना जो होगा वो अब चाइनीज़ में खाऊंगा, देसी खाना कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। पीना उना मेरा सब एकदम रहेगा वो भाई, ठीक है। पॉप सिस्टम पूरा रहेगा भाई, बार और में मैं जाऊंगा, यहाँ वहाँ बैठूंगा, घूमूंगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो जनरेट होंगी। तो ये चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हुआ बच्चे, बढ़ना शुरू हुआ। 90 से पहले इतना लोग घूमते भी नहीं थे, घूमते थे लोग लेकिन जितना, हाँ बच्चे मैं ये बोल रहा था कि 90 से पहले लोग जैसे भारत भ्रमण जो हुए बच्चे, आज जैसे 90 से पहले लोग जो घूमने जाते थे ना, 90 से पहले के जो लोग हैं घूमने भी जाते थे तो वो तीर्थ स्थलों पे जाते थे, ठीक है। लेकिन 90 के बाद से लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हुई, क्या लोग तीर्थ स्थान पे जाओगे तुम लोग घूमने? मजबूरी होगा तब ही भाई, हैं, मजबूरी होगा तब जाएंगे, नहीं तो फिर क्यों जाएंगे भाई, ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे मौज मस्ती हो, वहाँ पे जाके क्या करना है हमारे। लेकिन 90 से पहले अगर तुम देखोगे तो जिनके पास थोड़ा मोड़ा पैसा आ जाता था ना, तो पूरे भारत में भ्रमण क्या करता था, वो पूरे भारत अगर भ्रमण उसने किया है तो एक भगवान की श्रद्धा को ध्यान में रखकर क्या करता था, भ्रमण करता था। लेकिन आज नहीं है बच्चे, ठीक है ना। ये ग्लोबलाइजेशन में आना जाना जो कन्वेंस था बच्चे वो बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, कम्युनिकेशंस इतना फास्ट कर दिया बच्चे कि पता चल रहा है कि फॉरेन का दोस्त तुम्हारा है भाई, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं बच्चों की टिकट इतनी कम हो चुकी है कि लोग यूरोप टूर पे चले जाते हैं पैसा जमा करके, ठीक है। ईस्ट एशियाज कंट्री में घूमने चले जाते हैं, दूसरी कंट्रियों में जाकर काम कर रहे हैं बच्चे, दूसरी कंट्रियां का आकर हमारे कंट्रीज में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का अगर आपके देश में काम करेगा तो वहाँ के कल्चर को लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा अपने साथ। तो सिंपल सी बात है कि अगर उसका कल्चर अट्रैक्ट करता है बच्चे तो तुम अपने कल्चर में क्या करोगे, चेंजेस लाने की कोशिश करो। यही तो सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस है बच्चे, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन होता है और जो प्राइवेटाइजेशन होता है और जो ग्लोबलाइजेशन होता है बच्चे, वो हमारे सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस को परिवर्तित करेगा ही करेगा। जो ठस बुद्धि होते हैं वही नहीं परिवर्तित करेंगे, या जो कंजर्वेटिव सोच का होगा वही नहीं। जो कंजर्वेटिव सोच है वो तो बर्बाद हो जाएगा नहीं चेंज किया अपने आप को। तो
कंजर्वेटिव सोच का अगर व्यक्ति है बच्चे, तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा बच्चे। आज का मार्केट ऐसा है कि तुम्हारे अंदर वो स्किल्ड होना चाहिए बच्चे। कहने का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल साइंस ही तुम पढ़ा रहे हो, अपने आप को IR में लेकर आओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाओ, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। क्योंकि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस के जितने सब्जेक्ट से निकले हुए बाकी के सब्जेक्ट है ना, मैं वो भी सब्जेक्ट क्या कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ बच्चे। ग्लोबलाइजेशन में यही लोग क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। आई बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि मैं पोल साइंस ही पढ़ाऊंगी, कल को अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना पढ़ाया गया है कि उस पर तुम किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा सकती हो और बाकी चीज़ों को पढ़ कर बच्चे। ये ग्लोबलाइजेशन है, अपने आप को परिवर्तित करना। ये नहीं कि भाई मैं तो अरे कैसे, मैंने तो पोल साइंस पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने थोड़ा बेसिक, तुमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारा बेसिक पढ़ रखा है, जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सब्जेक्ट होता है, मेन कंटेंट होता है, उसका बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है। थोड़ा सा और कर लोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा लोगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी बेसिक तुमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई चीज़ आती है तो तुम क्या कर सकते हो, समझा सकते हो बच्चे। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया तुमने सीख लिया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीख लिया। तो कल को अगर कोई बोले कि मुझे सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो ये मत बोलना कि मेरे को आता ही नहीं है, हाँ मैं पढ़ा लूँगा, खत्म बात, क्योंकि बेसिक मुझे आती है बच्चे। वही लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या हो सकते हैं बच्चे, सक्सेस हो सकते हैं, समाज में आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। कंजर्वेटिव सोच के हो गए, मतलब रूढ़िवादी जिनको बोलते हैं बच्चे, नहीं मैं तो अब यही काम करूंगा, मैं तो परिवर्तित ही नहीं करूंगा अपने आप को, तो वो चीज़ें नहीं होंगी बच्चे। आई बात समझ में? ठीक है। सेकंड जब आओगे बच्चे तो ध्यान में रखना, आज भी बच्चे अगर तुमसे पूछा जाएगा कि सरकार की कौन सी 3 कंपनियां हैं, सरकार के पास कौन से 3 पब्लिक सेक्टर हैं, तो कौन कौन सा बताओगे बच्चे, जो अभी भी सरकार के कंट्रोल में पूरी तरह से? बाकी में तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो गया है, मतलब दूसरे भी मालिक बन चुके हैं। सरकार तो मालिक है, मतलब प्राइवेट भी वहां पे क्या है बच्चे, मालिक हैं। तो ध्यान में रखना, जो 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में बच्चे, एकदम दिमाग में बैठा के रखा करो। पब्लिक सेक्टर में 3 ही कंपनियां जो हैं बच्चे, वो किसके पास हैं, सरकारी कंपनियां। रेलवे अभी भी सरकार के कंट्रोल में, ठीक है ना। रेलवे में FDI आ रहा है, लेकिन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के जो आधारभूत संरचना होती है उसमें FDI को, विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर से पूंजी, तो हमने रेलवे ट्रैक बनाने में कंपनियों को ठेका दे रहे हैं बच्चे, प्लेटफॉर्म बनाने में, रेलवे कोच बना, रेल चलाने के लिए अभी हमने दूसरी बाहर के देशों को अधिकार भारत में नहीं दिया है बच्चे, ठीक है। तो रेलवे अभी भी सरकारी कंपनी है, ध्यान में रखना बच्चे। डिफेंस जो है वो सरकार के पास उसका ऑनरशिप बहुत मात्रा में नहीं है बच्चों, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे हथियार अब बनाने वाली बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं देश के अंदर, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर में आओगे तो सरकारी बैंक जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे होंगे, न्यूज में तुम लोग सुन रहे होगे, या सरकारी जो बैंक है उनको मर्ज किया जा रहा है, जो घाटे में चल रहे हैं, और प्राइवेटाइज हो रहा है। तो सरकार क्या कर रहा है, जो पहले सारे बैंक सरकारी होते थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पहले 100% थे, अब कितने हो गए, 10 से 20% तक समेट के रख गए, यानी 75% जो बैंक है बच्चे, वो भारत में किस प्रकार के बैंक है, प्राइवेट बैंक है। आई बात समझ में? तो ध्यान में रखना है कि बच्चे की 3 इंडस्ट्री जो है वो भी पब्लिक सेक्टर में आती है। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, जितने भी संयंत्र लगेंगे बच्चे, परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु तकनीकी के द्वारा जो ऊर्जा पैदा की जाएगी बच्चे, उसकी जो कंपनियां हैं वो भी सरकारी कंपनियां हैं बच्चे, सरकार के पास है, सरकारी कंपनी है। हाँ बच्चे, हेलो, हाँ बच्चे, मैंने बोला बच्चे कि रेलवे सरकारी कंपनी है, दूसरी सरकारी कंपनी है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बताया होगा बच्चे तुम लोगों को, ठीक है। परमाणु रिएक्टर बताया होगा ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो वो भी कंपनी जो, हाँ, बिजली जो पैदा करते हैं परमाणु तकनीकी के, वो भी कंपनी किसके पास है, सरकार की कंपनी है, वो सरकारी कंपनी है। और जो उस तकनीकी में जो तत्व लगते हैं बच्चे, जो मैटर लगते हैं, वो भी कंपनियां, मिनरल्स जो निकालेंगी, परमाणु जो मिनरल्स होते हैं बच्चे, जो परमाणु जो तत्व मटेरियल जो होते हैं बच्चे, उस मटेरियल को निकालने वाली भी जो कंपनी होगी बच्चे, वो भी क्या होगी, सरकारी कंपनी होगी। यही 3 कंपनियां, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक मटेरियल्स रिलेटेड कंपनी, ये 3 कंपनी है बच्चे जो पूरी तरह से अभी भी सरकार के नियंत्रण में हैं। आई बात समझ में?
और बाकी कंपनियां जो पहले 90 से पहले जो सरकारी कंपनियां थी वो सब सरकार ने ऑनरशिप्स यानी मालिकाना हक निजी क्षेत्र को क्या कर दिया, पैसा लेकर ट्रांसफर कर दिया बच्चे। अभी न्यूज में आएगा कि इंडियन जो एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस है ना, एयर इंडिया, उसको भी सरकार क्या कर रही है, वो पूरा की पूरी सरकारी कंपनी है, लेकिन वो कंपनी भी, वो इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया जो है वो क्या हो रही है, घाटे में चल रही है। तो सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए बच्चे क्या कर दिया, उसमें से अपने शेयर क्या कर रही है, प्राइवेट को बेचना चाह रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी उसका विरोध कर रहे हैं बच्चे, इसलिए वो थोड़ा सा रुका हुआ है बच्चे। आने वाले टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा, न्यूज पेपर थोड़ा देखा करो पॉलिटिकल प्रोसेस में। हाँ, एयर इंडिया ये सरकारी कंपनी है बच्चे, ठीक है, काफी घाटे में जा रही है, तो सरकार अपना क्या कर रही है, घाटे को खत्म करने के लिए दूसरे से वो पैसा लेना चाहती है, तो क्या करेगी, ऑनरशिप ही बेचेगी, मालिकाना हक क्या कर देगी, प्राइवेट को देगी। हाँ, जमशेदजी टाटा की थी वो, टाटा कंपनी जो है वो उसका था, उसका फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चे। वो पहले प्राइवेट ही थी, बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और फिर अब दोबारा से क्या किया जा रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आओगे बच्चे, औद्योगिक नीति में परिवर्तन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि अब उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या होता था, लाइसेंस मतलब उद्योग अगर कोई स्टैब्लिश करना है बच्चे, तो उस उद्योग के लिए तुम्हें क्या, किसकी जरूरत पड़ती थी, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। 90 से पहले की बात है बच्चे। 90 के बाद अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना है तो लाइसेंस जरूरी नहीं है बच्चे, लेकिन जरूरी कुछ जगह पे जरूरी है। वो 6 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं बच्चे जहां पे लाइसेंस चाहिए। 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं बच्चे जहां पे लाइसेंस चाहिए, जैसे एल्कोहल बनाने वाली कंपनी, शराब बनाने वाली कंपनी और शराब बेचने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। आई बसंत, ठीक है। तो तुम्हें अगर शराब बेचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, सिगरेट तंबाकू बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं बच्चे, उन्हें भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में। तीसरी जो कंपनी आती है बच्चे, जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना, जो केमिकल्स होते हैं बच्चे, खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना, या एक तरह से जोखिम भरे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बनाए जाते हैं बच्चे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। रासायनिक पदार्थों का स्मगलिंग, मतलब रासायनिक पदार्थ इस तरह से नहीं किसी को दिए जाते हैं, क्योंकि उसका एक तरह से बम बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, कहीं और भी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, वो खतरा पैदा कर देते हैं। तो लाइसेंस, जैसे तुम देखो ना पटाखे की जो कंपनियां होती हैं, तो रासायनिक पदार्थ, तो उनको भी लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते हो ये काम, ठीक है ना। आग उग लगा दिए, धमाका कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, उनको भी बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं बच्चे, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो विस्फोटक होते हैं बच्चे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार की किसकी जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की। जैसे डायनामाइट्स बनाना है, ठीक है, पहाड़ को तोड़ने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दवाइयाँ, मेडिसिन्स बनाना है बच्चे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे अभी रामदेव बाबा के सब पीछे भी पड़ा गया है बच्चे, कहा भाई लाइसेंस के लिए, तो ठीक है ना, लाइसेंस जो लाइसेंस के लिए अप्लाई, किसी और दवा के लिए उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, कोई और दवा बना के क्या कर रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, जिसका उसे लाइसेंस नहीं दिया। क्या यही तो बोला है, कोरोना में यही तो चल रहा है विवाद कि एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर सकते हैं जब तक आपको सरकार ने क्या किया, परमिशन ही नहीं दिया। और आपने किसके ऊपर टेस्ट किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो दीजिए, तब तो पता चलेगा कि लोग सही हो रहे हैं। वरना ये तो कहने का मतलब ये होगा कि जनता को ठगने का काम आप कर रहे हो, ठीक है। ऐसे तो तुम इमोशनली होके मत सोच लेना कि बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो सही है, आप ठीक है करिए, लेकिन हमें दिखाइए भी। आई बात समझ में ना। उन्होंने खोजा है, ये अच्छी बात है, उसको ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए अगर आपने कोई, लेकिन उससे संबंधित हमें पत्र डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि आपने इसी तरह से कर दिया, नहीं किया और ठीक है उसका आप विज्ञापन कर रहे हैं, मंत्रालय ने आपको आदेश नहीं दिया, ठीक है, या मंत्रालय ने क्यों नहीं आदेश दिया, वो सारी चीज़ें आप बता नहीं रहे हैं और पब्लिक को धोखे में, तो वो चीज़ गलत है बच्चे। इसलिए लोग उसका एक तरह से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं बच्चे, कि अगर आपने
लोगों पे टेस्ट किया है तो वो है कहाँ पेपर, किसको पेपर दिया है आपने। और जो उत्तराखंड का था बच्चे जो लाइसेंस देता है, उसने कहा कि हाँ इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन क्रोनोनिल के लिए नहीं किया था, ठीक है, वो किसी और दवा के लिए किया था। तो आपने जिस दवा के लिए किया था वो दवा बनाई और उसमें खांसी जुकाम और इसका ही बोल रहा था न्यूज़ पे, उसका जिसको लाइसेंस किया था, जो लाइसेंस देने वाला ऑफिसर था, तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस हमने दिया है लेकिन वो सर्दी जुकाम की किसी दवा के लिए उन्होंने औषधि रिलेटेड दवा बनाने के लिए दिया गया, ना कि क्रोनोनिल बनाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है बच्चे, धोखाधड़ी है, ये गलत है बच्चे, ठीक है ना। तो कुछ लोग नहीं जो पढ़ते लिखते हैं तो उनको लगा रहे नहीं, ये तो बाबा के साथ गलत हो रहा है। वो गलत सही नहीं, ठीक है, आपने खोजा है, अच्छी बात है, आप दे दें, क्या दिक्कत है। अगर आपने किया होगा तो आपके पास पत्र तो पड़ा होगा ना, डॉक्यूमेंटेशन की ये चीज़ें हैं भाई, दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, बात खत्म हो गया, ठीक है बच्चे। तो समझ में आया ना कि 6 ऐसे अभी भी उद्योग हैं बच्चे, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है बच्चे, बाकी जगह से लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया बच्चे, ठीक है, अब लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओगे बच्चे, तो जो आयात था बच्चे, तो आयात को मतलब जो इंपोर्ट पॉलिसीज थी बच्चे, उसको भी इंडिया ने क्या कर दिया, सरलीकरण किया। पहले हमने क्या कर दिया, आयात पे दूसरे देशों से जो भी चीजें आयात भारत आती थी ना, बहुत सारे टैक्स ड्यूटी लेवी कर देते थे, उन सभी को भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ा, उदारीकरण नीति के द्वारा सिंप्लीफाई करना पड़ा। इंपोर्ट ड्यूटीज हम लगाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है, दूसरे देशों के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटीज हम लगाते हैं, लेकिन उन्हीं प्रोडक्टों पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे बच्चे जो प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं बच्चे, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारे देश की कंपनियां बनाती हैं। तो उस कंपनी को भारत में प्रोटेक्शंस देने के लिए, भारतीय कंपनियों को प्रोटेक्शंस देने के लिए हम दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट पर क्या कर देते हैं, ड्यूटीज लगा देते हैं बच्चे, क्योंकि अपनी कंपनियों को थोड़ी बंद कर देंगे और तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएं। अभी तो तुम सस्ता दोगे और जब हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो तुम पता चला कि महंगी चीज़ों पर क्या करना शुरू कर दिए, बेचना शुरू कर दिया और हमसे धन को क्या करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर। और जो पूरा ट्रेड होता है बच्चे वो डॉलर में होता है, रुपीज़ नहीं लेगा ना वो, तो डॉलर आएगा तब तो तुम डॉलर दोगे ना बच्चे। तो इसलिए भी क्या होता है कि एक लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगता है बच्चे, ऐसा नहीं कि जो मन में आता है वो हम एक लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बच्चों, आई बात समझ में, एक लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, आयात पर अभी भी प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए। ये उदारीकरण की नीति में हर देश ऐसा करता है बच्चा, ऐसा नहीं कि भारत ही करेगा, हर एक कंट्री करता है। अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रीज की जो कंपनियां हैं बच्चे, एक्सटर्नल फॉरेन जो कंपनीज हैं बच्चे, उनको क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है थ्रू टैक्स एंड ड्यूटीज। आई बात समझ में बच्चे। नेक्स्ट बोला गया लिबरेशंस के अंदर बच्चे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्या करना, आकर्षित करना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तुम देखो भारत में कितना, मतलब अभी तो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कम हुआ, वरना मलेशिया सबसे अधिक पैसा जो था वो भारत में क्या करता था, इन्वेस्ट करता था। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत में बच्चे, पेटीएम में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। अभी कल एक रिपोर्ट इसी तरह से एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बता कि पेटीएम में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा जितना फ़ोन कंपनियां हैं बच्चे, उन सभी फ़ोन कंपनियों में चाइनीज़ बिजनेसमैनों का पैसा लगा हुआ है, 70% तक तो चाइना का पैसा लगा हुआ। आप कैसे उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हो बच्चे, आई बात समझ में। वो जैसे बाइकआउट करोगे वो सारा पैसा अपना क्या करेगा, खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो आपके यहाँ जो बिजनेस एक चल रहा था वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, और उसमें जितने लोग काम करने वाले लोग हैं वो तुरंत क्या हो जाएंगे, बाहर, और बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चे। तो आपको कोई ना कोई चाइना को बाइकआउट तो करना है, लेकिन तकनीकी रूप से ही आप उसको बाइकआउट कर सकते हैं बच्चे। यानी हमारी सरकार क्या करे, जो भारतीय उद्योगों हैं इनको मदद दे दे, तो चाइना का पैसा निकल जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय सरकार को भी देखना पड़ेगा कितनी पूंजी मेरे पास है सभी उद्योगों को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो जैसे ओप्पो है बच्चे, वीवो है, वन प्लस है, पेटीएम में भी पैसा मारा, बाइजू एक लर्निंग ऐप है बच्चे, अनअकैडमिक में भी मेरे को लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से चाइनीज इन्वेस्टमेंट है बच्चे। जो न्यू एंटरप्रेन्योर है बच्चे, इनको न्यू एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, नई उद्यमी है, ठीक है, नए उद्यमी लोग हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं इनका माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट है बच्चे, चाइना के लोगों का इन्वेस्टमेंट है,
तो ये चीजें, जैसे भारत में सैमसंग कंपनी लगा रखी है ना, प्लांट अपना, साउथ कोरिया की कंपनी है बच्चे सैमसंग। इस तो सैमसंग ने क्या किया, भारत को अपनी तकनीकी दी, फोन भारत में बन रहा है, और वो सैमसंग फोन क्या होगा, भारत में लॉन्च होता है, भारत में बिकता है, और दूसरे देश में भी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ। तो एफडीआई का मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश की अर्थव्यवस्था में क्या करना, पूंजी लेकर आना, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अर्थव्यवस्था या तो पूंजी से चलेगी या फिर तकनीकी के द्वारा हम चलाते हैं बच्चे, तकनीकी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो एफडीआई होता है बच्चे, उसमें पूंजी भी दूसरे देश से आता है, पूंजी का मतलब पैसा है बाप, कैपिटल, और टेक्नोलॉजी बच्चे, यानी दूसरे देश के पास कोई तकनीकी है, वो तकनीकी हमें दे दे, पैसा मैं लगा लूंगा, और वो चीज़, जो भी चीज़ उस तकनीकी से बनती है, मिलकर बनाएंगे, बेचेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो सरकार को टैक्स देना होगा सरकार को टैक्स देंगे, और कहीं ना कहीं से क्या होगा, रोजगार जैसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उत्पन्न होती है, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो यही प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है बच्चे। क्लियर हुआ है एफडीआई? तो तुमसे अगर कोई ये पूछता है कि एफडीआई बताइए क्या होता है, तो सीधा बताना है कि अपनी अर्थव्यवस्था में दूसरे किसी विदेशी देश से पूंजी लेकर आना, और अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करना, निवेशित करना, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। एक तो ये होता है, या फिर दूसरे देश से तकनीकी लाकर अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना, जो होता है वो क्या होता है बच्चे, एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बता पाओगे ना? ये इकोनॉमिक वाला नहीं, पोल साइंस वाले को भी इतना आना चाहिए। टॉपिक तो ऐसे इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक में भी ये पढ़ा जाता है टॉपिक, लेकिन तुमको भी आना चाहिए। अब हमारा जो सब्जेक्ट है पोल साइंस बच्चे, वो नहीं लगेगा कि सिर्फ पोल साइंस ही पढ़ रहे हैं, पोल साइंस के अलावा हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र की भी बेसिक चीज़ें हमें पता है। एमआरटीपी कोई बोलेगा तो ये नहीं कि मुंह बनाकर तुम घूमना शुरू कर दो, अरे अच्छा ये एमआरटीपी क्या बोल रहा है, तुमको पता है कि अच्छा एमआरटीपी का मतलब ये होता है, तुम समझ सकते हो। एफडीआई बोलेगा तो ये नहीं कि आंख फाड़े देख रहे ये क्या बोल दिया इसने, तुम्हें पता है कि अच्छा चलो भाई एफडीआई ये होता है। एलपीजी क्या होता है, तो पोल साइंस वाला कुछ कहेगा हमें क्या मतलब है इसका, अरे भाई मतलब है, ये जानने पड़ेंगे आपको चीज़ें, ठीक है। तो एफडीआई समझ में आया प्रभु आप लोगों को कि एफडीआई क्या होता है? दूसरे देश से पैसा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करना, निवेशित करना। तो क्यों करना? अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने देश में रोजगार पैदा करने के लिए, अपने राज्य की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, एक जॉइंट वेंचर, जैसे मेट्रो है बच्चे। अब मेट्रो जो है वो हमारे पास तकनीकी थी मेट्रो बनाने की, मेट्रो जो तकनीकी हमारे पास नहीं थी बच्चे, हमारे पास खाली लेबर था, पढ़े लिखे लेबर था ना। तकनीकी तो जापान की है ना, ये पूरा मेट्रो टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी है, जापानीज है। जापान में मेट्रो ये शुरू हुआ था, ये जापान की तकनीकी है बच्चे। वहाँ से श्रीधरन गए, जो मेट्रो मैन जिनको बोला जाता है बच्चे भारत का, जिन्होंने पूरे भारत में मेट्रो मैन की नींव रखी बच्चे, उनको मेट्रो मैन बोलते हैं, श्रीधरन को। वो इंजीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे बच्चे, इंडियन इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज से। वो जापान गए और जापान में इस चीज़ों को देखा, और देखा कि इससे अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ती है बच्चे, मेट्रो की वजह से लोग कितनी तेजी से कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। कि जहांगीरपुरी में रह रहा है कोई व्यक्ति और गुड़गांव जाकर काम कर रहा है, ग्रेटर नोएडा में जाकर काम कर रहा है बच्चे। पॉसिबल कैसे है? मेट्रो से 1 घंटे में वो एक दिल्ली के एक कोने से उठाकर किसी दूसरे कोने में क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है। तो लोगों की गति को क्या कर दिया, मेट्रो ने तेज किया। तो मेट्रो में जो पूरा पैसा लगा हुआ है बच्चे, मेट्रो जितनी भी मेट्रो की पूरी ट्रेनें तुम देखते हो, मेट्रो जो देखते हो बच्चे, ये पूरा आता ही है जापान से। सिर्फ उसको चलाते हैं भारतीय, पूरा टिकट बाजते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, साफ सुथरा करते हैं। उसके जो भी पार्ट्स भी होते हैं ना, वो भी सारा क्या होता है, जापान से इंपोर्ट होता है बच्चे। और जो भी कलेक्शन होता है बच्चे, उसका पैसा किसको जाता है, जापान को भी जाता है, क्योंकि जापान ने अपनी तकनीकी दे रखी है। तो उसका कुछ पैसा वो तब तक आपसे लेता रहेगा जब तक उसका पूरा पैसा निकल ना जाए, धीरे धीरे बच्चे। इसको एफडीआई बोलते हैं। बुलेट ट्रेन आ रहा है ना, गुजरात टू महाराष्ट्र, उसमें किसका पैसा लगेगा, पूरा का पूरा जापान लगा रखा है। आपको लोन दिया 0.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बच्चे। क्या है कि हमने, प्रधानमंत्री ने ये स्पीच में बोला भी था कि सबसे सस्ते दर पे हम क्या कर रहे हैं, लोन लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र टू गुजरात, ये दो क्या हैं, बड़े शहर हैं बच्चे जहाँ से व्यापारिक कार्य होते हैं। इसकी लोग आलोचना भी करते हैं कि देश में इतनी बड़ी गरीबी है और आप इस पे काम कर, अरे उस गरीबी को हम कम कर सकते हैं इनके द्वारा बच्चे। अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर ही गरीबी को कम किया जा सकता है। बकवास करने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो गरीबी को दूर करने के लिए आपको आर्थिक गतिविधियां करनी पड़ेंगी ना, आर्थिक क्रिया। और उसके लिए क्या चाहिए बच्चे, पूंजी चाहिए। तुम देखो ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गया, यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ में मेट्रो ला दिया, राजस्थान में मेट्रो आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक मॉडल को देखा, दिल्ली के मॉडल को, यार कितनी तेजी से स्पीड आ गई, जो बसों पे इतना ओवरलोड था वो भी कम हो गया, ट्रैफिक जो था वो भी थोड़ा मोड़ा कम हुआ बच्चे, लोग फास्ट। अब कोई भी गुड़गांव किसी को जाना है बच्चे, भले उसके पास कार है, वो कार चला के जाएगा गुड़गांव, कहता है भाई किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़ा कर दूंगा, चुपचाप एसी मेट्रो में खड़ा भी हो जाऊंगा तो 40 से 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर गुड़गांव मुझे कार से जाना पड़े ऑफिस बच्चे, तो मेरा कितना घंटे लग जाएगा, 2 से 3 घंटे लग जाएगा। तो समय मेरा क्या हो गया, खराब हो गया ना बच्चे। और ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि समय बचाइए, और उस समय का आप क्या करें, यूज करें बच्चे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मैंने मेट्रो का एग्जांपल दे दिया बच्चे, बुलेट ट्रेन का दे दिया बच्चे, बहुत सारी। अब तो रोड जो बन रहे हैं बच्चे, नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं, उसमें भी विदेशी निवेश आ रहा है बच्चे, बाहर से पूंजी आ रही है। आई बात समझ में? लेकिन ये पूंजी तो आएगी, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो अंग्रेजों ने भारत की कर दी थी बच्चे। अब ये सारा काम होगा, लेकिन भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में होगा बच्चे। पूरा मेट्रो हम चला रहे हैं बच्चे, तो मेट्रो कभी स्ट्राइक नहीं होगी। मेट्रो के डिसिप्लिन देख लेना कि मेट्रो जो होता है ना बच्चे, जो लोग मेट्रो में काम करते हैं या किसी के घर के लोग काम करते हैं बच्चे, 1 मिनट लेट होने का मतलब 1 मिनट लेट होना है बच्चे, बहाना नहीं चलता है। आप मेट्रो जो ड्राइवर होता है बच्चे, जब वो इन करता है मेट्रो, ठीक है, चलाने के लिए, तब उसका एल्कोहल टेस्टिंग होता है कि कहीं इसने एल्कोहल तो नहीं लिया है। मोबाइल फोन लेकर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। जो मेट्रो बूथ हो जहाँ पे आप बैठ के मेट्रो चलाते हो, वहाँ पे आपको मोबाइल फोन रखना अलाउ नहीं होता। जब मेट्रो चला के आप बाहर निकलते हो तब भी आपकी टेस्ट किया जाता है आपको, ठीक है, एंट्री करने से पहले और जाने से पहले। अब तो ऑटोमेटिक मेट्रो की डिमांड हो रही है कि मैनुअली वो मतलब ऑटोमेटिक तरीके से चले, ठीक है। अभी तो कुछ हो रहा था कि मेट्रो में प्राइवेटाइजेशन किया जाए, अभी तो ये पब्लिक पीपीपी मॉडल पे काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मॉडल बोलते हैं बच्चे। जैसे दिल्ली मेट्रो है तो नोएडा मेट्रो तुम्हें दिखेगी, ग्रेटर नोएडा मेट्रो दिखेगी। तो सरकार और मेट्रो के बीच क्या है बच्चे, एक कोलैबोरेशन से बच्चे। आई बस समझ। एमआरटीपी तो समझ में आ ही चुका है बच्चे कि एमआरटीपी को हमने एक तरह से क्या कर दिया है, फिनिश्ड कर दिया है बच्चे, ठीक है। एक तुम लोग को हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चे सभी को? तो एफडीआई समझ में आ गया, एमआरटीपी भी समझ में आ गया था। एमआरटीपी में क्या करना था बच्चे, किसी एक कंपनी के पास पूरा व्यापारिक कार्य नहीं होना चाहिए। किसी एक कंपनी के पास, किसी एक मालिक के पास सारे कार्य नहीं होने चाहिए बच्चे। एक व्यक्ति को अगर सारा दे दोगे नियंत्रण, तो दूसरे का शोषण करना शुरू कर देगा बच्चे। इसीलिए एमआरटीपी लाया गया था कि सभी लोगों को कार्य करने का क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए बच्चे। लेकिन उसमें लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, वो और भी समस्या कर रही थी। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज और रेगुलेशन एक्ट था बच्चे। इसके द्वारा क्या हो रहा था कि भारत से मतलब विदेश से जो भी पैसा भारत में आया है बच्चे, वो अब फॉरेन करेंसी सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे खर्च की जाएंगी बच्चे। बेफालतू की चीजों के लिए फेरा एक्ट के द्वारा आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, अगर यूरोप आपको घूमने जाना है बच्चे, 90 में जिनको घूमने जाना था उनको सरकार फॉरेन करेंसीज देती ही नहीं थी, बहुत कम लोगों को मिलता था बच्चे। आज तो किसी को भी कहीं घूमने जाना है, फॉरेन करेंसीज आसानी से क्या कर सकता है, ले सकता है। तो फॉरेन जो करेंसी फेरा जो था बच्चे, ये भारत में जो भी विदेशी मुद्रा आया है बच्चे, वो भारत से न जा पाए उसके लिए फेरा क्या करता था, एक प्रतिबंध लगाता था बच्चे। सिंपली समझा लोगे ना कि भारत में जो भी विदेशी मुद्रा आया है बच्चे व्यापार के द्वारा, वो विदेशी मुद्रा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाने के लिए क्या था,
दिया जाता था, बेफालतू की चीज़ों के लिए वो बाहर जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि फेरा एक्ट क्या होता था, लगा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो भी फॉरेन करेंसीज आती थी उसको बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 99 आते आते फेरा को हटा दिया गया बच्चे, और इसके जगह पे जो लाया गया वो फेमा एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब किसी को यूरोप पढ़ना बच्चे, मतलब भारत में कोई अमीर व्यक्ति है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे को IR इंटरनेशनल रिलेशंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ना, वो पढ़ सकता है, उसके पास पैसा होना चाहिए बस, और पैसा उसको मिल जाएगा आज तो, और जाके यूरोप में वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। 90 से पहले फेरा एक्ट क्या कर देता था, रिस्ट्रिक्टेड कर देता था फॉरेन करेंसीज को भारत से बाहर जाने के लिए। लेकिन फेमा जो है बच्चे, वो फॉरेन करेंसीज को जाने भी देता है, उसको प्रॉपरली क्या करता है, मैनेज भी करता है बच्चे। और भारतीय कोई कंपनी बाहर से कितना फॉरेन करेंसीज लेकर आ सकता है बच्चे, ये भी फेमा एक्ट में बताया गया है। ठीक है, जैसे तुम लोग मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुनते हो, इस व्यक्ति के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चल रहा है, मतलब सरकार ने जितना बोला था उस व्यक्ति को पैसा लाने के लिए, उसने गलत पैसा उससे ज्यादा लाया है और गलत तरीके से लेकर आया, इसलिए उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग चलता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति कितना बाहर से पैसा लेकर आएगा ये प्रॉपर फेमा एक्ट में बताया जाता है बच्चे। एक कंपनी कितना लेकर आ सकती है और इंडिविजुअली कितना पैसा आ सकता है बच्चे, ये चीजें। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमिक थी बच्चे, उसके फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। आज तुम्हें आसानी से फॉरेन करेंसीज क्या होती है, अवेलेबल हो जाती है बच्चे। विदेशी मुद्रा तुम ले सकते हो, किसी भी बैंक में जाओ, इंडियन करेंसीज दो, कन्वर्ट कराओ और पैसा लेकर आ सकते हो बच्चे। ठीक है ना, ये चीजें बच्चे। जो नई आर्थिक रणनीति थी बच्चे, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी लिबरेशन में, उसका मेन पर्पस था सामाजिक न्याय को और प्रभावी रूप में क्या करना, स्थापित करना। जो सामाजिक अन्याय था बच्चे, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है, और कुछ स्तर तक सही हुआ है बच्चे। लेकिन अभी भी कहीं कहीं तुम्हें सामाजिक अन्याय दिखेगा, शहरों में तो नहीं, लेकिन शहरों में भी, गाँव में तुम जाओगे तो वहाँ पे अभी भी सामाजिक अन्याय जैसी चीजें हैं बच्चे। उदारीकरण के फेवर में कुछ लोग हैं बच्चे, जो लोग फेवर में, वो किस आधार पे लिबरलाइजेशंस को फेवर करते हैं बच्चे, तो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, जो आर्थिक उदारीकरण है बच्चे, वो रोजगार में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। ये बात तो सही है बच्चे। जब 90 के बाद से जब MNCs कंपनी आई ना बच्चे, तो पहले जितना रोजगार था उससे कहीं अधिक रोजगार जो था वो 90 के बाद क्या हुआ था, पैदा हुआ था बच्चे। तो ये था कि उदारीकरण के द्वारा रोजगार पैदा होता है बच्चे, आर्थिक वृद्धि दर भी बढ़ जाती है बच्चे। मतलब 90 से पहले 2.2% के आसपास हमारी आर्थिक वृद्धि थी बच्चे, और 90 के बाद जब आर्थिक वृद्धि निकाला गया था तो वो लगभग 3.5% के रेट से हो रही थी। तो आर्थिक वृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों ऐसे आर्थिक वृद्धि, मतलब उत्पादकता जो होती है, उत्पादन जो होता है वो बढ़ जाता है, लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, उदारीकरण में जो एक आप आयात करते हो बच्चे, एक इम्पोर्टर जो आप कंट्री होते हो, वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से आप एक एक्सपोर्टर कंट्रीज के रूप में क्या हो जाते हो, कन्वर्ट हो जाते हो बच्चे। तो ये भी चीज़ें। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो थी बच्चे वो आई, सॉफ्टवेयर का प्रभाव जो था वो बहुत तेजी से बढ़ा था बच्चे 90s के बाद से उदारीकरण के द्वारा। और उद्योगों में कुशलता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है बच्चे। प्राइवेट कंपनियां होती हैं और बड़ा इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं, पूरी इफिशिएंसीज लगाती हैं बच्चे, अपनी कुशलता, पूरे स्किल को यूज करती हैं। मतलब जितना पैसा खर्च करेंगे ना उतना वो काम लेना चाहती हैं बच्चे। सरकारी कंपनियों में नहीं कि पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन काम जो हमने लिया वो क्या किया, कम लिया। दूसरी चीजें जो लिबरलाइजेशन है बच्चे, ये कंपटीशंस को बहुत क्या करता है, बढ़ावा देता है बच्चे। आई बस में इसमें कंपटीशन जैसी चीज़ों को क्या किया जाता है, बहुत सपोर्ट किया जाता है। लिबरलाइजेशन में कंपटीशन बहुत होगा बच्चे, ठीक है ना, कंपटीशंस बहुत अधिक होता है। और निवेश और इन्वेस्टमेंट में, मतलब दूसरे देश आपके अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं बच्चे। और जो आधारभूत संरचना है बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटीज़ है, आधारभूत जो संरचना है बच्चे, उसका भी विकास हो जाता है। और इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आ जाता है, सूचना की क्रांति, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, सूचना के क्रांति के वजह से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विकास में होती। कुछ लोग लिबरलिज्म के क्या हैं बच्चे, अगेंस्ट हैं बच्चे, ठीक है। ये मानते हैं
कि लिबरलाइजेशन में क्या होता है, औद्योगिकरण, प्राइवेटाइजेशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता है। एग्रीकल्चर पे क्या किया जाता है, कम बल दिया जाता है बच्चे, जिससे कि खाद्य संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं बच्चे, भूख से लोगों की क्या होने लगती है, मौत होने लगती है। कृषि क्षेत्र का क्या होता है, अल्प विकास होता है बच्चे। स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं वहाँ पे सभी लोगों की पहुंच से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है बच्चे। लिबरलाइजेशन में जिसके पास पैसा है बच्चे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा लेता है, लेकिन लिबरलाइजेशन में मैंने क्या बोला कि उदारीकरण में वही सस्टेन करेगा जो योग्य है, जो मेरिटेड है। और योग्य लोग जो हैं बच्चे वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं बच्चे। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में क्या हो जाता है, लोग बोलते हैं कि अंतर जो है वो बढ़ जाता है। और शहरों का तो विकास हो जाता है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं बच्चे, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ का डेवलपमेंट टोटली क्या हो जाता है, रुक जाता है बच्चे। ये इसके अगेंस्ट लोग हैं, लिबरलिज्म के क्या है, अगेंस्ट हैं बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। और दूसरी चीजें इसमें देखोगे बच्चे, निजी क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है बच्चे। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियों के जगह पे निजी क्षेत्र जो होते हैं वो काफी महत्व मिलने शुरू हो जाते हैं बच्चे उदारीकरण में, ठीक है। और वर्तमान परिदृश्य में तो यही दिख रहा है। और निजी क्षेत्र क्या हो रहा है, एक शक्तिशाली, एक तरह से क्या होता है, शक्तिशाली रूप में क्या होता है बच्चे, उभरना शुरू हो जाता है बच्चे निजी क्षेत्र में लोग। और मानती है कि सरकार का मूल्य कार्य जो है वो क्या करना है, सामाजिक उत्थान करना है, ठीक है। और निजी क्षेत्र को एक प्रकार से क्या होती है बच्चे, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित करती रहती है। राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका में बच्चे। उदारीकरण को तुम कल्याणकारी तरीके से भी क्या कर सकते हो बच्चे, देख सकते हो। तो ये चीज़ें जनरली जो था बच्चे वो इसके अंतर्गत था। प्रोसेस इन ग्लोबलाइजेशन में यही चीज़ें हैं बच्चे। आई बात समझ में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ग्लोबलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदारीकरण क्यों अपना ये भी समझ में आ गया, उदारीकरण क्या होता है मैंने ये भी बता दिया बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में करनी थी, ठीक है। तो आज यहीं पे इस टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं बच्चे।